Okay, Assalamu alaikum. This is your teacher Abdul Rafe. Today the topic of discussion is intangible assets. Uh, Intangible assets, IS 38. Basically, it can be called as a sibling of IS 16. ठीक है, हम ये कह सकते हैं बहन भाई हैं आपस में. ठीक है. रीजन कि इंटेंजिबल और टेंजिबल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, जो माइनर चेंजेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. इन IS 16 वहाँ पे हम टेंजिबल एसेट डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम इनटेंजिबल एसेट डिस्कस करते हैं. टेंजिबल एसेट आपके डेप्रिशिएट होते हैं और इनटेंजिबल एसेट आपके अमोर्टाइज होते हैं. ठीक है, इसके अलावा फर्क नहीं है. अब आगे अप्लाई करते हैं. सो स्कोप से स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट दैट आर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. वही काम है जो कि IS 16 कर रहा था, वो यही काम कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने मेरा ख्याल है वो मूवी देखी होगी दंगल. ठीक है, दंगल मूवी, उसमें यही बताता है कि हमारी चोरियां चोरों से कम है. तो यहाँ पे ये वही है कि टेंजिबल एसेट्स के काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल है. दे कांट बी टच, दे कैन बी फील. ओके, सो आइडेंटिफाइबल, फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाइबल क्या होता है? Identifiable, it is basically capable of being disposed separately or in combination with others. ठीक है, प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंटल्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, वही काम है जो IS 16 में एसेट्स कर रहे थे. और मैं आपको शो भी कर सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है. ये आप देखें, सेम फंक्शन है जो कि आपके टेंजिबल एसेट परफॉर्म कर रहे थे. इंटेंजिबल एसेट भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा, दिस इज द लिस्ट ऑफ सम इंटेंजिबल एसेट. फर्स्ट वी डिटरमिन कि ये एसेट कैसे हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो IS 38 का स्कोप है ये किस तरीके से पूरा करता है. ठीक है, सो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैन बी कंट्रोल्ड. हमने देखा था ना, एसेट कंट्रोल हो सकते हैं और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है. तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो सकता है क्योंकि हम उसको सेल परचेज कर सकते हैं. ठीक है, और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली. और सॉफ्टवेयर कैसे ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं. सॉफ्टवेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपने ई कॉमर्स में आपने देखा होगा, वेबसाइट रेंट आउट हो सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज में डेफिनेटली हो सकते हैं. आपके पास अपने जो होते हैं ना, यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है, LMS लर्निंग. ठीक है, तो वो भी यूज हो रहा है. अच्छा, लाइसेंस, लाइसेंस भी कंट्रोल हो सकता है. ठीक है, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी देता है आपको लाइसेंस. ठीक है, बिकॉज विदाउट लाइसेंस सम टाइम आप उस एसेट को ऑपरेट नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है. तो लाइसेंस इटसेल्फ, आपके पास अथॉरिटी है या आपके पास राइट्स हैं टू यूज दैट एसेट. इट कैन बी कंट्रोल. आपने देखा होगा मार्केट में डिफरेंट लाइसेंस सेल हो रहे होते हैं. ठीक है, और आपने इसे देखा होगा शुगर मिल में कोटा सेल होते हैं. हज प्रोग्राम में आपके पास होते हैं, उसके लिए भी लाइसेंस होता है और उसका भी कोटा ट्रेड होता है. ठीक है, और ये लाइसेंस भी आपके यूज हो सकते हैं प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में. आपके पास लाइसेंस है कि आप ये चीज प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये आप प्रोड्यूस कर. पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, देर आर सेम सेम बट डिफरेंट. ठीक है, वो किस तरीके से? पेटेंट जो है, आपके पास कोई फॉर्मूला आपने डिस्कवर किया है, उसको कोई दूसरा बंदा कॉपी ना कर ले. ठीक है, उसके लिए आप पेटेंट बुक कर लेते हैं. ठीक है, नाउ यू कैन कंट्रोल. विदाउट योर अथॉरिटी नो वन कैन यूज अ फॉर्मूला. ठीक है, कॉपीराइट में भी यही है, बट कॉपीराइट फॉर्मूलाज के लिए नहीं होते हैं, आपके पास मोशन पिक्चर्स के लिए होते हैं, बुक्स के लिए होते हैं. ठीक है, इनके भी कॉपीराइट होते हैं. पर्पस दोनों का सेम है. अच्छा, इनका एक फायदा भी है. ऑल्दो यू कैन कंट्रोल कॉपीराइट एंड पेटेंट, पहली बात, आपकी मर्जी के बगैर कोई आपके वर्क को यूज नहीं कर सकता. दूसरी चीज, अगर आप उसको अलाउ करते हैं तो वो यूज करेगा, इन रिटर्न वो एक क्या पे करेगा? आपको रॉयल्टी पे करेगा. और तीसरी चीज, अगर आपके वर्क में, आपकी डिस्कवरी में कोई कमी रह गई और उसको वो दूसरा बंदा, ठीक है, इंप्रूव करता है, उसका क्रेडिट भी किसको जाएगा? आपको जाएगा. ठीक है, तो ये भी एसेट है, ये यूज हो सकते हैं. ठीक है, इन्हीं के लिए यूज हो सकते हैं. कस्टमर लिस्ट, दिस इज ऑल्सो एन एसेट, इंटरनली जनरेटेड एसेट, बट ये रिकॉग्नाइज नहीं होती. क्यों नहीं होती? देखिए, टू रिकॉग्नाइज एन एसेट, ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए? रिकग्निशन क्राइटेरिया.
अनफॉर्चुनेटली कस्टमर लिस्ट का कोई रिकग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही, इस वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करें। अगर ये कर लेती है किसी दिन तो हमें क्या मसला रिकग्नाइज करने का, ठीक है। इस टाइम तक कस्टमर लिस्ट आपकी इंटरनल यूज होती है और ये इसका कोई रिकग्निशन क्राइटेरिया पास नहीं कर रही, इसलिए हम इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे। फिर आपके पास मास्टर्स है, मास्टर्स में बी कंसिडर समटाइम द फॉन्ट यूज टू रिफ्लेक्ट समथिंग, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये ऐसी देखिए, इसका एक फॉन्ट है स्पेसिफिकली, वो फॉन्ट देख के हमें हमारे माइंड में आ जाता है कि यार ये वो होता है, बेशक हम पूरा पढ़ते ही नहीं पढ़ते, हमें हो जाता है। देन वी हैव ब्रांड। ब्रांड इज अ कमर्शियल गुडविल। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट क्यों परचेज करना चाह रहा है। वैसे गुडविल की बहुत सी टाइप है, जिसमें से हमने भी एक डिस्कस की कमर्शियल गुडविल। गुडविल कैन बी इंडस्ट्रियल गुडविल एज वेल एज फाइनेंशियल गुडविल। इंडस्ट्रियल गुडविल, व्हाई एम्प्लॉइज आर डूइंग जॉब इन योर कंपनी, ठीक है, जॉब स्टेबिलिटी है या नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास है फाइनेंशियल, व्हाई इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड और इन वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर किया। तो नहीं, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड वैल्यूज बात करें, ब्रांड आइडेंटिटी इज बेसिकली मोर लाइक ए मार्केटिंग सिनेरियो का, ऑल्दो आई एम नॉट अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो ब्रांड आइडेंटिटी समथिंग एल्स, ठीक है। uh, यहाँ पे बेसिकली वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसेट, दैट ब्रांड मस्ट बी अ वैल्यू एंड दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है। और इफ यू फील इफ दैट ब्रांड आइडेंटिटी हैज अ वैल्यू and it can be recognized as an asset because it can be controlled, फिर हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ब्रांड भी कंट्रोल हो सकता है, गुडविल भी कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। और ट्रेडमार्क हेल्प योर कस्टमर आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारे एसेट्स हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बिकॉज दीज कैन बी कंट्रोल्ड एंड प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और इन सब से हम ये फंक्शन ले भी रहे हैं, राइट। गुडविल बेसिकली सप्लाई गुड्स और सर्विसेज में यूज होती है, गुडविल की वजह से आपकी कस्टमर में प्रोडक्ट की डिमांड होती है। अगेन गुडविल किसी स्पेसिफिक एसेट की नहीं होती, गुडविल होती है एक कंपनी की। हम ये नहीं कह सकते कि ये एसेट है, ये मशीन है, इससे रिलेटेड एसेट गुडविल होती है। हाँ, उस मशीन की गुडविल बिकॉज ऑफ उस मशीन को बनाया किस कंपनी ने, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन गुडविल कंपनी होती है, वो एक ब्रांड इमेज हो जाता है कि उसकी वजह से वो मशीन जो है हाईली कंसिडर इन कस्टमर, और हाईली वो कह सकते हैं फेवरेट इन कस्टमर, ठीक है, डिमांडिंग इन कस्टमर, ये हो सकता है। लेकिन गुडविल हमेशा किसकी होती है, बिजनेस की होती है, किसी पर्टिकुलर एसेट्स वगैरह की गुडविल नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज योर intangible assets scope. Then we have recognition criteria, same as IAS 16. Future economic benefit and cost can be measured like, ठीक है, because these are again non-current assets, right? So we first apply the initial measurement, then we will go or discuss subsequent measurement, okay. So initially, for simplicity, for sake of understanding, we have divided these intangibles in those intangibles which can be separately acquired, okay. There are intangibles which can be acquired in business combination, right? There are intangibles which can be exchanged or traded, एक एसेट से दूसरा एसेट ले लें, and there are internally generated intangibles, right? सबसे पहले separately acquired asset, same as IAS 16, ठीक है। Separately acquired asset must be measured at cost, which comprise of purchase price less all discount plus all directly attributable cost for bringing asset to location and condition, right? अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि आप लोगों ने IAS 16 में ये पढ़ा है, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, यहां पे वो चीज नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट आपके पास है कोई जिसको डिसमेंटल करना पड़े, नहीं, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपके पास यहाँ पे नहीं होती, बाकी आपके पास वही क्राइटेरिया है जो आपने IAS 16 में अप्लाई किया था, ओके। देन वी हैव assets which are acquired in business combination, okay. The common example are goodwill, okay. अब इसको मेजर किस तरीके से करना है आपने,
फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। आप लोगों ने गुडविल कैलकुलेट की, आपने F3 में पढ़ा होगा कि गुडविल किस तरीके से होती है। द कंसिडरेशन कंपेयर्ड विद द नेट एसेट्स। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 एंड आई एम पेइंग 12, तो इसका मतलब वो जो 2 मैंने ज्यादा पे किया है दैट इज फॉर गुडविल, ठीक है। अगेन एसेट्स की गुडविल नहीं होती, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। इन केस उसकी वैल्यू 10 थी और मैं उसको 9 में एक्वायर कर रहा हूँ, देन 10 और मैं उसको एक्वायर कर रहा हूँ 9 में, दैट इज नॉट अ गुडविल। ऑल्दो कॉमन नेम उसका क्या है, नेगेटिव गुडविल, वन की नेगेटिव गुडविल। नेगेटिव गुडविल एसेट कभी नेगेटिव नहीं होते, बस एक कॉमन टर्म यूज हो रही है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या था, इट इज द डिस्काउंट, ठीक है, और वो इन डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे शो होता है, इनकम, ठीक है, तो वो वन का आपका डिस्काउंट रिसीव। देन वी हैव एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने IAS 16 में पढ़ा था। क्या था, एन एक्सचेंज शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एन एक्सचेंज शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू unless exchange lacks commercial substance and fair value of neither of asset can be measured reliably. If that is the case, acquired asset is measured at the asset carrying amount of the asset given. ठीक है, हमने देखना है कि हम एक एसेट को एक्वायर करके कंसिडरेशन में क्या पे कर रहे हैं। अगर कंसिडरेशन में कैश होता है तो हम कैश की वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन अगर कंसिडरेशन में हम एक एसेट दे रहे हैं, मैं ये एसेट एक्वायर कर रहा हूँ और बदले में ये एसेट देंगे, तो इस एसेट की वैल्यू क्या होगी, जो इस एसेट की वैल्यू होती है, क्योंकि इसके बदले में आ रहा है ना, ठीक है, तो कंसिडरेशन की वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। फिर आपके पास है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स। ये अच्छा, देयर आर टू थिंग, वन इज रिसर्च एंड द अदर वन इज डेवलपमेंट। ओके, व्हाट इज रिसर्च? Okay, basically research is a study to find out some question. Okay, so research आपके पास expense out होती है, लेकिन होती क्यों है, इसकी रीजन क्या है? रिसर्च हमेशा expense out होती है, लेकिन मैंने भी कहा रिसर्च को हम expense out करते हैं, मैंने ये नहीं कहा it will be treated as a loss। लॉस और एक्सपेंस में फर्क ये है कि एक्सपेंस विल प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बट लॉस विल नॉट प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सो इट विल प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आप बताइए इसको एक्सपेंस आउट क्यों करते हैं? आपका नाम? साकिब? आकिब? जी आकिब। रिसर्च किस पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, समटाइम जनरल भी कह रहे हैं हम, उसको नहीं देते स्पेसिफिक जनरल। आकिब क्या लगता है रिसर्च, व्हाई वी ऑलवेज एक्सपेंस आउट रिसर्च? बिकॉज रिसर्च इज एक्सपायर्ड कॉस्ट। देखिए, बेनिफिट आपको एसेट भी देते हैं, एक्सपेंस भी दे रहा है, दोनों में फर्क क्या है, एसेट आर अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, ओके, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में रहेगा, जबकि रिसर्च आपको बेनिफिट दे देती है, दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक है। आपने एक रिसर्च स्टडी कैरी की जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस और कुछ फाइंडिंग मालूम करना चाहते हैं, तो उसके आपको आंसर मिल गए, बताओ, आंसर के लिए करना था वो मिल गया। नहीं, रिसर्च हम खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम बात करें इंटरनली जनरेटेड, इसका मतलब हम खुद करते हैं, ठीक है। और फिर आपके पास है डेवलपमेंट कॉस्ट, फाइंडिंग फ्रॉम द रिसर्च, अगर वो उसको कह सकते हैं इम्प्लीकेशन उस पर चले जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट विल ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ दिस क्राइटेरिया,
पायरेट। देयर आर डिफरेंट निमोनिक्स, लाइक आपने सेक्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो डिफरेंट निमोनिक्स इसको हो सकता है। फ्रॉम पायरेट वी गेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, intention to create, sell, technical feasibility, resource and ability to create and sell, and expenditure can be measured reliably, ठीक है। अब अच्छा एक और भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सारे पॉइंट्स मीट हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन है, और ये भी हो गया, ठीक है। तो जब तक मेरा क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी एक क्राइटेरिया मिसिंग है, कौन सा? टेक्निकल फीजिबिलिटी का। मैं जितने एक्सपेंडिचर उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकता, एंड कैपिटलाइज बाय कैपिटलाइज आई मीन उसको एसेट नहीं बना सकता, वो क्या होता जाएगा? एक्सपेंस होता जाएगा, ठीक है। अब आज जाके मुझे पता चला यार ये भी मीट हो गया, तो इसका मतलब क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब आज के बाद मैंने जितने एक्सपेंसेस किए हैं, कॉस्ट इनकर की एक्सपेंसेस अप्रोप्रिएट होनी, कॉस्ट इनकर की है, that will be recognized as an asset, okay? Further, there is no restatement. फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कहते कि यार आज क्राइटेरिया हो गया तो वो पहले 2 हफ्ते पहले जो हमने लगाया उसको भी क्या कर दो, एसेट बना दो, नहीं, वो एक्सपेंस हो गया, उसको रीस्टेट नहीं करना आपने। हाँ ये हो सकता है कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्राइटेरिया तो मीट पिछले महीने हो गया तो मुझे पता नहीं चला, ओके, आई वाज अनएबल टू इवैल्यूएट वेदर द क्राइटेरिया मीट हो गया कि नहीं, लेकिन अब मुझे पता चला यार मेरे से तो गलती हो गई, तो वो जो मेरी गलती थी, उस जो मैंने एक्सपेंस आउट किया तो उसको मैं रेक्टिफाई करके एसेट बना सकता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीस्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में तो क्राइटेरिया मीट हो गया था, लेकिन मैंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। रीस्टेटमेंट में क्या है कि क्राइटेरिया आज मीट हुआ और मैं कहता हूँ यार वो जो पिछले के भी है ना, चलो उसको भी क्या कर देते हैं, रीस्टेट कर देते हैं, वो नहीं करना, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई, ओके। So this was your initial measurement. Okay. In subsequent measurement, we have two models, cost model and revaluation model, same as IE16. उसमें भी हमने देखा था कि any asset which have a definite life उसको हम depreciate करेंगे, जिसकी लाइफ है नहीं उसको हम नहीं कर सकते। जैसे कि in most cases लैंड की आप डिफाइन नहीं कर सकते लाइफ, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप लैंड की लाइफ डिफाइन कर सकते हैं तो आप उसको भी डेप्रिशिएट कर दें। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसे हैं जिसकी हम लाइफ डिटरमिन नहीं कर सकते, तो हम उसको मोटाइज नहीं कर सकते। तो आप ये देखें, जो एसिड दैट हैव अ डेफिनेट लाइफ, दे कैन बी amortized, दे कैन बी paid, ठीक है। Those acids who have indefinite life, they cannot be amortized because for amortization we need a life, ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है इस केस में? गुडविल, सेम डेप्रिसिएशन, वर्ड यूज्ड टू amortize because to reflect that it is for intangible asset। एक एसिड जिसकी लाइफ नहीं है हम उसको गुडविल, ओके। रीवैल्यूएशन मॉडल में भी आपके पास यही है, डेफिनेट लाइफ और इंडेफिनेट लाइफ। दोस्त हु हैव अ डेफिनेट लाइफ कैन बी amortized, बट रीवैल्यूड में आपके पास क्या चाहिए? फेयर वैल्यू। एक चीज आपने यहाँ पे ख्याल ये रखनी है कि रीवैल्यूएशन मॉडल यहाँ पे थोड़ा सा यूज करते हुए एहतियात करना, ठीक है। टेंजेबल में तो हम यूज कर रहे थे बिकॉज वी नो दैट टू यूज द रीवैल्यूएशन मॉडल वी नीड अ फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू कब होती है? इफ द आइटम इज होमोजीनियस आइटम और एक्टिव मार्केट, राइट। जैसे कि सॉफ्टवेयर, दिस इज अ होमोजीनियस आइटम, आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक काम के लिए, ठीक है। और एक्टिव मार्केट है, ऑब्वियसली आपने देखा यार सॉफ्टवेयर परचेज और सेल हो रहे होते हैं, ठीक है। नहीं, अगर हमने इंटरनली बनाया तो हम वी विल अप्लाई द डेवलपमेंट क्राइटेरिया ना, फिर हम उसको देखेंगे कि यार इनिशियली तो वो कॉस्ट पे हो रहा होगा, फॉलोइंग द इनिशियल मेजरमेंट, लेट मी शो यू, ये हो रहा होगा, ठीक है। Subsequently, we will be looking at whether to use the revaluation model or not. If we think यार इसी पर्पस को मीट करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में है, ठीक है, तो हम उसको रिवैल्यूएशन मॉडल में रख सकते हैं।
right? So let's see question from your study text. This is an illustration, ठीक है, solution उसके given है, लेकिन just to evaluate or just to apply the knowledge we get from the lecture. How should the following intangible assets be treated in the financial statement? So a publishing title acquired as a part of subsidiary company, asset हो सकता है या पब्लिशिंग टाइटल भी होता है समटाइम, के साथ उस टाइटल को यूज कर सकते हैं। देखिए, इफ यू रिमेंबर, आपने फॉर एग्जांपल अभी तो एफ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, F3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें ही होता है फर्स्ट कि हम अगर अगर पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडरी को एंड द डायरेक्टर ऑफ पेरेंट फील्स कि दिस पब्लिशिंग टाइटल्स हैव अ वैल्यू, हैव अ सेपरेट फेयर वैल्यू, सो वो क्या होगा, पब्लिशिंग टाइटल एज अ सेपरेट पब्लिशिंग टाइटल एसेट रिकॉग्नाइज हो सकता है। और अगर वो नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, वो गुडविल की कैलकुलेशन में मर्ज हो जाएगा, समर्ज हो जाता है, ठीक है। फिर a license purchase in order to market a new product, so it is a separately acquired asset, जो भी आपने पे किया है वो उसकी वैल्यू होगी और it can be recorded as a asset, okay, as an asset। अच्छा, यहाँ पे solution में देख लेते हैं, publishing title, the answer depends on whether the asset can be valued reliably, if possible the title will be recognized at its fair value, otherwise it will be treated as a part of goodwill on acquisition, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसको। और लाइसेंस, as the license has been purchased separately, it will be treated as a separate asset. Okay, right. How should each of these be costs be treated in the financial statement of the entity? An entity has incurred the following expenditure during the current year. 1 lakh spent on initial design of a new product. It is anticipated that the design will be taken forward over the next 2 years period to be developed and tested with a new view to with a view to production in 3 years time. So this is your research, right? It will be expensive. 5 lakh spent on the testing of new production system which has been designed internally and which will be in operation during the following accounting year. This new system should reduce the cost of production by 20%. So it's internally generated, right? So let's see. Probability of future economic benefit, right? Revenue नहीं दे रही तो it is reducing a cost, तो वो भी तो economic benefit है। Intention to create, वो तो हो ही चुकी थी, we are already in testing phase। Technical feasibility, the test result shows that it is viable and feasible, ठीक है। And cost can be measured reliably, definitely जो हम इनकर करते हैं वो तो measure होगा और वो उसने बताया भी है वैल्यू उसकी क्या 5 लाख है, so it will be treated as an asset based on the criteria, okay, right? Next आपके पास, explain the accounting treatment of the above issues. A brand name relating to a specific range of chocolate bars purchased for 2 lakh. By their end, a brand specialist had valued these at 250. So it will be because it परचेज किया ना हमने ब्रांड, तो हम इंटरनली देखें, एक मिसपरसेप्शन है, ठीक है, वो ये थी कि यार इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं होते। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल उस वक्त रिकॉग्नाइज नहीं होते जिस वक्त उनका क्राइटेरिया मीट नहीं होता। जैसे कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल, उसका क्राइटेरिया मीट नहीं होता इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल क्राइटेरिया मीट करते हैं हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने परचेज किया, इंटरनली तो है नहीं। अगर ये इंटरनली होता तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते बिकॉज इट्स काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 2 लाख पे। नाउ वी आर नॉट श्योर कि वो उसकी होमोजेनियस आइटम है, एक्टिव मार्केट है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फिलहाल कॉस्ट करेंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हैं, लेकिन ब्रांड नॉर्मली जो है ना आपके पास, दैट्स व्हाई यू नीड टू एक्सप्लेन, इसीलिए वो कह रहा है ना कि नॉट अ ब्लैक और व्हाइट आंसर, कुड बी अ ग्रे आंसर के आप एक्सप्लेन करें कि अगर इफ
if we consider that it is a homogeneous item and it is has an active market, why not? We can go for evaluation model. लेकिन normally जो होता है ना brand आपके पास नहीं होगा. Okay. 500 spent on developing a new line of confectionery, including 150 spent on researching the product before management gave approval to fully fund the project. Okay, what do you think? This 150 is expense. ये तो हमें पता है. ठीक है. Then remaining 350 spent on developing a new line of confectionery, including before management gave an approval to fully fund the project. So if we are developing a new type of confectionery, so we assume that के बाकी probability of future economic benefits हैं, technical feasibility and something like that. तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको capitalize कर सकते हैं. ठीक है. Training cost, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था. Anything spent on your employee will be expense. Employee asset नहीं होते तो उन पे कुछ भी लगा लें, वो asset नहीं होने. तो ये तो training cost for staff to use the new manufacturing process. The total training cost amounted to 1 lakh, and staff are expected to remain for an average 5 years. So this will be uh, your expense. ठीक है. ये नहीं है कि इसको हम कैपिटलाइज करके 5 साल पे डेप्रिशिएट करें, नहीं, ये एक्सपेंस होगा. ओके. How should the development expenditure be amortized? Improve has deferred development expenditure relating to the development of new miracle brand X. It is expected that the demand for the product will stay at high level for the next 3 years. Annual sales of 4 lakh, 3 lakhs, and 2 lakh units respectively are expected over the product. Brand X will sell for 10 million. Okay. अब इसको amortize करने में क्या आप कर सकते हैं? You can amortize it by straight line method, or you can also amortize it on the output method. वो भी आप कर सकते हैं. तो उसने पूछा किस पे कर सकते हो, तो हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है. हम 3 साल पे उसको करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, आउटपुट पे करते हैं. ठीक है. हाँ, दोनों पे हो सकता है. अब देखें, अगर स्ट्रेट लाइन पे करते हैं तो 2 लाख पर एनम आएगा, दिस डिवाइडेड बाय 3. अगर आउटपुट पे करते हैं तो टोटल आउटपुट क्या है, 400 प्लस 300 प्लस 200, 900 बनता. तो रिलेटिंग टू आउटपुट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है. एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, रिलेटिंग टू अमोर्टाइजेशन. ठीक है. दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. Development expenditure should be amortized over its useful life as soon as the commercial production begins. ठीक है. Okay, these are some MCQs. इनको फिर आप देख लीजिएगा एक बार. Okay, this is a magic column. Okay. 4 lakh developing on a new process which will bring no revenue but is expected to bring a significant cost saving. Revenue तो नहीं ला रहा, लेकिन cost reduce कर रहा है. Do you consider it a future economic benefit? Cost saving is also future economic benefit. So it can be capitalized as an intangible. 400 developing on a new product during development, competitor launch a rival product, and now M is hesitant to commit a further fund. Ab because they can, yeah, so that will be expensive. 4 lakh spent on marketing of new product and has to increase sales. This is expense, marketing expense. 400 to 4 lakh spent on designing a new corporate for logo for business. This is also an expense. Expense designing expense. जब हम उसको रजिस्टर, ठीक है, राइट. अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए. वी हैव different intangible assets. Okay, so what about a slogan? क्या होता है? रेड बुल को क्या पढ़ा था मुझे, gives you wings. Mhm. He was such a dumb guy.
ठीक है। अच्छा, स्लोगन को रजिस्टर करवा सकते हैं? कैन यू कॉल इज एज एन एसेट? कभी आपने देखा है किसी स्लोगन को उन्होंने रजिस्टर किया? हो जाता होगा, कहना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट मुझे बताएं क्या हो सकता है, आप क्या सेल करना चाहते हैं? स्मार्ट वॉच, उसका स्लोगन क्या होगा? फोन इन योर हैंड, फोन इन। आप भी स्मार्ट वॉच ही सेल कर रहे हैं, इन्होंने ये स्लोगन रजिस्टर नहीं करवाया, बट दिस स्लोगन इज pretty much familiar among the youngster and other group of people. Okay. क्या आप यही स्लोगन यूज कर सकते हैं? क्या स्लोगन था बताएं ना उनको, वो यूज करें अपने पास। फोन है। हम्म। नहीं, अभी उन्होंने नहीं करवाया, रजिस्टर करवाया आपने, यूज करेंगे? कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट को वो मार्केट करें या इनकी प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली मार्केट कर रहे हैं, आप बताएं मुझे। स्लोगन होगा ना, लेकिन इनका जो है मैंने बताया काफी फेमस है, जैसे मैं कहूंगा यू फोन का है तुम ही तो, फेमस है ना। अब मोबलिंग वाले कह रहे हो तुम ही दो, तो बताएं आप वो एड सुन रहे हो, आपने देखा ना, तो आपको क्या लगेगा मोबलिंग का एड है यू फोन का एड है? हाँ, तो इसका मतलब वो ही होगा कि यार वो कह रहे होंगे कि बेसिकली वो इनडायरेक्टली मार्केट किसको कर अपने कंपेटिटर को, इसलिए वो करते नहीं है, तो इसलिए कोई रजिस्टर भी नहीं करवाता। ठीक है, राइट। आपकी वजह की ना फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ठीक है, तो इसलिए रजिस्टर नहीं करवाते। अच्छा, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस रीवैल्यूएशन मॉडल, राइट? और ये एक केस है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। हाँ, डेप्रिसिएशन है। फॉर द टाइमिंग एज्यूम कि यार ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक ही चीज है, ठीक है। वो फिर मुझे हर एक को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने अमोर्टाइजेशन ही कितना किया है, चलिए ये नहीं चाहिए आप कहते हैं तो इसको भी मैं अमोर्टाइजेशन कर देता हूँ। ओके, although we had covered some cases like this in the previous lecture, ठीक है, लेकिन अब वही देखें, देखिए, we were using revaluation model and the asset had a useful life of 5 years, right? You had purchased an asset for 100 and amortize it on 5 years. So after charging first year amortization, you get the carrying amount of 80. But by reviewing uh, at the end of the year, you find out that your asset has been impaired, right? 40 पे आ चुका है, ठीक है। यूजफुल लाइफ मैंने चेंज नहीं की, यूजफुल लाइफ चेंज वाला केस भी है, ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एक दो तीन जगह पे यूजफुल लाइफ चेंज की, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइमिंग इसको कंसिडर कर लें, तो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट उसकी सेकंड ईयर पे कितनी आई? 30। ये डेप्रिसिएशन तो समझ आ रही है ना कैसे चार्ज रही है? 40 डिवाइड बाय 4। फिर आपने रिव्यू किया तो पता चला यार ये फिर से डेफिसिट पे आ गया। वेल, रिमेनिंग लाइफ अनचेंज, ठीक है। तो आपके पास ये 4 पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे सरप्लस पे चला गया, ठीक है। और फिर उसके बाद फोर्थ ईयर के एंड में आपने इसको क्या कर दिया? यू हैव सोल्ड एसेट फॉर 80, राइट? यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अभी हम इस पे अप्लाई करेंगे रीवैल्यूएशन, ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले इन द फर्स्ट ईयर, अच्छा, दिस इज a 3 column approach. Depreciation, this column will show depreciation entry, this column is for surplus and deficit, and this column is for realization of surplus. We know that impairment की realization entry नहीं होती, सिर्फ revaluation surplus की realization entry होती है, right? Okay. So first year में after charging amortization,
एंड वी गो फॉर द रिव्यू एंड फाइंड आउट कि कितने से डेफिसिट पे हो रहा है, 40 से। जब भी डेफिसिट आए आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, अनलेस कि कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा, अभी कोई पड़ा हुआ है नहीं। तो अभी हम इसको सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में ही हम डेबिट कर देते हैं एसओपीएल और क्रेडिट कर देते हैं नॉन करंट एसेट, कितने से, 40 एंड 40। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट ईयर पे चले जाएं, क्योंकि ये लास्ट काम होता है, पहले साल के एंड में हमने ये काम कर दिया, इसका मतलब अब नेक्स्ट ईयर पे जा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर पे हमने अमोर्टाइजेशन की कितने की, 10। ओके जी, तो नेक्स्ट ईयर हमने अमोर्टाइजेशन की 10 की कर दी। क्या कोई रियलाइजेशन की एंट्री हो रही होगी इधर? क्यों? कोई सरप्लस है ही नहीं, ठीक है, चलें जी, तो वो तो नहीं है, तो फिर हम क्या आ जाएं, नेक्स्ट ईयर पे जाएं। लेकिन नेक्स्ट ईयर पे जाने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं, और रिव्यू में पता चला कि हमारा एसेट 30 से किस पे आ चुका है, 12 पे आ चुका है, राइट। तो 12 पे आने के बाद कितने की इम्पेयरमेंट हो रही है, 18। 18, जब भी डेफिसिट आए इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अनलेस इट रिवर्स द प्रीवियस सरप्लस। रिवर्सल का केस है यहाँ पे, अभी तक नहीं। एसओपीएल टू नॉन करंट एसेट, अमाउंट कितनी है, 18। 18, राइट, डन, ओके। अब हम नेक्स्ट ईयर पे जा सकते हैं। सेकेंड ईयर में ये एंट्री रहती थी, वो हमने कर ली। नेक्स्ट ईयर पे हम अमोर्टाइजेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर अमोर्टाइज डेप्रिसिएशन लिखे हैं, नीचे एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लिखे हैं, ठीक है, सॉरी दिस इज द टाइपो। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन हमारे पास थर्ड ईयर में है 4 और 4, ठीक है, क्लियर है। कोई रियलाइजेशन की एंट्री होगी इधर? नहीं होगी, तो हम फोर्थ ईयर में जाएं। इन फोर्थ ईयर में जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि कोई सरप्लस और डेफिसिट तो नहीं आया। तो एसेट 8 से जंप करके कितने पे चला गया, 120 पे। तो जब भी आपके पास सरप्लस आता है इट शुड बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं कोई डेफिसिट तो नहीं पड़ा था, अगर पड़ा था उसको एडजस्ट करना है, ओवर एंड अबव लेके जाना है, ऐसे ही है। तो आपके पास डेफिसिट तो था, पहले भी हुआ, दूसरे साल भी हुआ, अब आपका सरप्लस आता है, तो कितना डेफिसिट करेंगे? पहली चीज तो 1 मिनट, एसेट कितने से बढ़ रहा है, 8 से 120, इसका मतलब 112 से। सो वी नीड टू डेबिट नॉन करंट एसेट 112, राइट, ओके। क्रेडिट एसओपीएल एंड ओवर एंड अबव क्रेडिट रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो मुझे बताएं एसओपीएल में कितना क्रेडिट, कितना हुआ है, 58। आगे, नो आइडिया, 58। पिछले साल क्या था, पहले 18 था, फिर 48 40 था, आके 58 नहीं होगा, आके फिर तो कितना होगा आके, नहीं इस बार 8 से 120 का है। 52 कैसे करूंगा, ये तो 12 के बाद अमोर्टाइजेशन के बाद आ रहा है, 8 से जम करके जा रहा है 120 पे। टोटल अगर इम्पेयरमेंट देखी जाए, आपके पास फर्स्ट ईयर में 40 हुई थी, सेकेंड ईयर में 18 हुई थी। हम्म, चले पहले 58 से करके देख लेते हैं ये, लेकिन ये गलत है, और ये गलत कैसे भी हमें पता भी चल जाएगा। 58 ओवर एंड अबव 54 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, वैसे ये गलत है, लेकिन फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है, 54 आ गया। नाउ यू हैव क्रिएटेड अ रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 54, ऐसे ही है, ओके। नेक्स्ट ईयर आफ्टर चार्जिंग द अमोर्टाइजेशन, कितनी अमोर्टाइजेशन है, 60। अब हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को रियलाइज भी तो करना है, ऐसे ही है। रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइजेशन का क्या मेथड था, रिवाइज माइनस हिस्टोरिकल, यही था। रिवाइज डेप्रिसिएशन इज योर 60, हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन वाज 20, हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अप्लाई होती है।
तो कितने से होनी चाहिए? 40। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला भी तो था, रिवैल्यूएशन रिजर्व डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है? 54। तो 54 डिवाइडेड बाय 2, उससे 40 तो नहीं आता, इसका मतलब गलत हुआ है ना। किससे 40 आता? अगर 80 का रिजल्ट क्रिएट होता। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ 80 का कैसे पता चलता। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक अनरियलाइज्ड गेन है, विद टाइम हम उसको रियलाइजेशन करवाते हैं थ्रू एंट्रीज। इम्पेयरमेंट बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम उसको डायरेक्टली किधर चार्ज कर रहे हैं? एसओपीएल में। तो उसको हम रियलाइजेशन एंट्री नहीं करते, क्यों? क्योंकि एसओपीएल में ऑलरेडी चार्ज है, ले जाके भी एसओपीएल में लेके जाना है, तो उसकी रियलाइजेशन एंट्री नहीं होती, लेकिन वो भी रियलाइज विद टाइम होती है। हर चीज विद टाइम रियलाइज होती है, ठीक है, लेकिन उसकी रियलाइजेशन एंट्री क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऑलरेडी पड़ी है एसओपीएल में, उसको और किधर रियलाइज करेंगे? ठीक है, लेकिन वो वर्क के साथ रियलाइज होगी। और उसका आसान तरीका क्या है? उसका आसान तरीका ये है, इस जगह पे हमें मसला हो रहा है ना, कितना अनरियलाइज। देखें, जो पोर्शन रियलाइज है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, जो पोर्शन अनरियलाइज है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस साल मैंने पूछना है अपने आप से कि अगर ये एसेट कभी भी सरप्लस या डेफिसिट पे ना जाता, तो तीसरे साल के एंड में कहां पे होता है ये? तीसरे साल के एंड पे होता मेरा ख्याल 40 पे। हम्म अगर कभी भी डेफिसिट और सरप्लस ना आता तो ये नॉर्मली जा रहा होता, पहले साल 20, दूसरे साल 20, तीसरे साल 20, तो तीसरे साल के एंड में ये किधर होता? 40 पे। लेकिन अब किधर है? 8 पे। इसका मतलब इम्पेयरमेंट इसको कितना नजरअंदाज किया? 32। ठीक है, अब आप देखें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 32, 80 आ रहा है। अच्छा, ये रियलाइज कैसे हुई? इसका दूसरा तरीका भी देखें। रियलाइजेशन का तरीका ये है, पहले इंपेयरमेंट कितने की हुई? 40 की, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये इंपेयरमेंट अगले 4 सालों के लिए है, तो हर साल कितने रियलाइज हो रही होगी? 10 की। तो ये 10 की रियलाइज होगी ना पहले, दूसरे साल में, तो कितनी रहेगी? 30। दूसरे साल में 18 की और इंपेयरमेंट होगी, टोटल इंपेयरमेंट कितनी होगी? 48। ये अगले 3 सालों के लिए। तो पर ईयर कितनी जाती है? 16। तो थर्ड ईयर में कितनी हो गई होगी? 16। तो पीछे कितना बचा? 32। ये वही अनरियलाइज पोर्शन है, ऐसे ही है। अच्छा, एक और भी चीज यहाँ पे आप देखें, बेसिकली विद एनुअल ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन हम क्यों करते हैं? डिस्पोजल के वक्त भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखें, रियलाइजेशन की 2 मेथड है, यूजफुल लाइफ और डिस्पोजल, ऐसे ही है। लेकिन हम कहते हैं कि यार ये बेंचमार्क है, ये बेहतर है। क्यों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए इस मेथड को यूज करने का फायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ, फिर मैं इसका फायदा बताता हूँ। यहाँ पे 80 क्रिएट हुआ, ठीक है। अब आप देखें, 80 डिवाइड बाई 2, 40 आता है। इस एंट्री के बाद आपका यहां से 40 रियलाइज हो चुका है, पीछे कितना रहा? 40 रह गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट ईयर। अच्छा यही था, फिर हमने सेल कर दिया इसको, सेल किया हमने 60 का एसेट 80 पे सेल किया, कितने का गेन हुआ? 20 का। ये जनरलिटीज है, 80 गेन 20, नॉन करंट एसेट क्रेडिट 60। जब एसेट नहीं रहा तो एसेट से रिलेटेड ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व था इसको भी खत्म करना। ये कितने का है? 40। इसको रियलाइज करवाया तो कितना गेन आया रियलाइजेशन पे? टोटल गेन कितना हुआ? ये 40 और ये 20, 60। इसकी रिकंसिलिएशन क्या थी जो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर एसेट 4 साल बाद हमने डिस्पोज किया ना, चौथे साल के एंड में, कभी भी सरप्लस पे ना जाता, डेफिसिट पे ना जाता, तो 4 साल में कितने पे होता है? 20 पे। 20 वाला एसेट 80 पे सेल होगा तो कितने का गेन आएगा? वही आ रहा है। अब मैं आपको इंपेयरमेंट वाला पॉइंट फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये जो हम रियलाइजेशन कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है? कांस्टेंट एक्सपेंस को मेंटेन करना। कैसे? एक एसेट पे डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है? 20 की। इधर कितनी होगी? 60 की। फ्लक्चुएट हो गया ना यार एकदम से प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसका रिवर्सल कर दिया ना, तो नेट एक्सपेंस कितना रहा? 20 रहा।
तो अगर जब डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है तो उसको कम कौन करता है, रेस्क्यू कौन करता है, डिवैल्यूएशन सरप्लस। तो अगर डेप्रिसिएशन कम होती है तो उसको पूरा कौन करता है, डेफिसिट। कैसे शो करता हूं, हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन कितनी थी, यहां पे कितनी हुई, कितनी कम हुई, 10। पूरा किया उसने, रियलाइज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ईयर हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन कितनी थी, 20। हिस्टोरिकल 20 थी, कितनी हुई, कितनी कम है, सबसे आसान तरीका वही था अनरियलाइज, कि अगर ये एसेट कभी भी सरप्लस पे डेफिसिट पे ना जाता तो अभी कितने पे होता, और आज इंपेयरमेंट की वजह से कितने, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। उससे उससे भी वही आंसर आता है, इससे भी होता है कि ठीक है, क्लियर हो गया, सब समझ आ रही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। So this was your IS 38 intangible assets.